नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, सियासत के महासंग्राम के 2 राउंड पूरे हो चुके हैं, जिसमें 151 सीटें यानी 1/3 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। अब तीसरे राउंड की वोटिंग होना बाकी है। तीसरे राउंड के लिए पार्टियों ने कमर कस ली है और इन तीनों चरणों में चुनावी सियासत कैसे बदली है उस पर अगर नजर डालें तो पहले चरण में विकास पर बातचीत हुई, भ्रष्टाचार पर बातचीत हुई, परिवारवाद जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई। लेकिन दूसरे चरण आते आते संविधान पर बातचीत हुई, मुसलमानों पर बातचीत हुई, मंगलसूत्र तक पहुंच गई और तीसरे चरण की सियासत पाकिस्तान और शहादत का अपमान तक पहुंच गई है। इसमें अब पीओके की भी एंट्री हो चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने पीओके को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान की पैरवी करते हुए पाकिस्तानी एटम बम की धमकी दे डाली है। फारूक अब्दुल्ला के इस बयान के बाद बीजेपी ने विपक्ष को पूरी तरीके से एक बार फिर घेरने की कोशिश की है और बीजेपी पर लगातार वार पलटवार कर रही है। फारूक अब्दुल्ला ने आखिर क्या कुछ कहा और बीजेपी ने इस पर कैसा पलटवार किया, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में शनिवार को वायुसेना के काफिले पर हमला हुआ था। इसमें सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भारतीय वायुसेना के काफिले पर हुए हमले को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी, जिसके बाद बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी अब विपक्ष को गिना रही है कि तीसरे चरण आते आते इंडिया गठबंधन के दल पाकिस्तान की बोली बोलने लगते हैं। चुनाव हिंदुस्तान का, बातें पाकिस्तान की हो रही हैं। चन्नी से लेकर तमाम इंडिया गठबंधन के नेताओं ने आतंकवादी घटना को भी सियासत में घसीट दिया और सेना के शहादत पर सवाल उठा रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी विपक्ष पर पाकिस्तान प्रस्त होने का आरोप लगा रही है। आखिर चरणजीत सिंह चन्नी ने ऐसा क्या कहा जिस पर सियासी संग्राम छिड़ गया, वो भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको बताऊंगा। वार पलटवार के बीच तीसरे चरण के मतदान में अब सिर्फ कुछ घंटे का वक्त बचा है। अब से कुछ घंटों के बाद 11 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों पर वोटिंग होनी है। तीसरे चरण के मतदान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव से लेकर कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। उनकी किस्मत का फैसला अब से कुछ घंटों के बाद ईवीएम में कैद हो जाएगा। तीसरे चरण में कौन कौन से दिग्गज नेता हैं, कहां कहां से चुनावी मैदान में उतरे हैं, यह भी आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा, दिखाऊंगा, समझाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं, नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे सियासी मुद्दे भी लगातार बदलते जा रहे हैं। मोदी गारंटी बनाम कांग्रेस की गारंटी से शुरू हुआ 2024 के चुनाव का आगाज। तीसरे चरण आते आते प्रचार में राजनीतिक आक्रामकता और ज्यादा बढ़ गई है। आम लोग के मुद्दे चुनाव से गायब होते जा रहे हैं। चुनाव में पाकिस्तान, पीओके, कसाब जैसे तमाम मुद्दे लगातार जोर पकड़ रहे हैं। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की धरती से पाकिस्तान को लेकर कांग्रेस पर करारा हमला किया था। पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस पाकिस्तान की पार्टनरशिप पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था
कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तानी नेता दुआ मांग रहे हैं और इस तरह से 2024 के चुनाव में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की एंट्री हो गई। अब जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने पीएके को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद सियासी घमासान छिड़ गया है। फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान की पैरवी करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी हैं, पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम है। फारूक अब्दुल्ला ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पीओके वाले बयान पर जवाब देते हुए कहा, राजनाथ सिंह ने चुनावी रैली में कहा था कि हिंदुस्तान में हो रहे विकास को देखते हुए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग खुद हिंदुस्तान के साथ रहने की मांग कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने इस दौरान और क्या कुछ कहा है वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, चिंता मत करें, पीओके हमारा था, है और हमारा रहेगा। भारत की ताकत बढ़ रही है, दुनिया भर में भारत की शाख लगातार बढ़ रही है, हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। अब पीओके में हमारे भाई बहन खुद भारत के साथ आने की मांग करेंगे। राजनाथ सिंह ने यह दावा किया कि जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव होंगे। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में एएफएसपीए की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि राजनाथ सिंह के इसी बयान का जवाब देते हुए फारूक अब्दुल्ला ने ऐसा कह दिया कि वो पूरी तरीके से घिर गए हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए फारूक अब्दुल्ला को सुनवाना चाहता हूं कि फारूक अब्दुल्ला ने राजनाथ सिंह के बयान के बाद क्या कुछ कहा था, आप सुनिए। डिफेंस में सर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं, हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो कि वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिएगा। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि चुनावी मौसम में फारूक अब्दुल्ला के इस बयान के बाद सियासी भूचाल आ गया है। पाकिस्तान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी पहले से ही विपक्ष पर लगातार हमलावर थी और इस बयान के बाद बीजेपी ने फारूक अब्दुल्ला से लेकर पूरे इंडिया गठबंधन को घेरना शुरू कर दिया। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने एक एक कर विपक्ष पर हमला करना शुरू कर दिया। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए, दोनों बीजेपी के फायर ब्रांड नेता किस तरीके से विपक्ष पर हमलावर। ये स्वार्थ का गठबंधन है, इसीलिए ये लोग लगातार इस प्रकार के बयान करते हैं जो भारत के दुश्मनों को अच्छा लगे और देश में विखंडन की स्थिति पैदा हो। ये स्वार्थ का गठबंधन है, अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को, राष्ट्रीय अखंडता को अपूर्णीय क्षति ये लोग पहुंचा रहे हैं। और ये सचमुच एक परिवार पर आधारित पार्टियों का एक कैरेक्टर है। देश के अंदर वोट के खातिर भारत के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, कांग्रेस हो। एक तरफ पिछड़ों का आरक्षण छीन रहे हैं, मुसलमानों को कांग्रेस ने पिछले दरवाजे से आरक्षण दे देता है, यानी ओबीसी बना देता है। दूसरे तरफ फारूक अब्दुल्ला बोलते हैं पाकिस्तान कोई चूड़ी नहीं पहन रखा है। तो फारूक साहब, आप भुला गए करगिल युद्ध अभी अभी हुआ है, भुला गए 71 का। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अब से कुछ घंटे के बाद तीसरे दौर का मतदान होना है। उससे पहले हिंदुस्तान में पाकिस्तान के नाम पर सियासत का सीरियल अटैक शुरू हो चुका है। बीजेपी गिना रही है कि
के तीसरे चरण आते आते इंडिया गठबंधन के दल पाकिस्तान की बोली बोलने लगे। बीजेपी ने विपक्ष को घेरते हुए 7 वार किए। 7 बार बीजेपी ने विपक्ष पर क्या किया है वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी का पहला वार पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने मोदी सरकार को बदलने की ख्वाहिश जाहिर की, कांग्रेस का समर्थन किया। बीजेपी का दूसरा वार फवाद चौधरी जवाहरलाल नेहरू को महान सोशलिस्ट और राहुल गांधी को साहब कहते हैं। बीजेपी का तीसरा हमला महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता विजय वडेवार ने 26/11 को लेकर पाकिस्तान परस्त बयान दिया था। बीजेपी का चौथा हमला पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी ने पुंछ में आतंकवादियों पर हमले को लेकर पाकिस्तान का बचाव किया। बीजेपी का पांचवा वार विजय वडेवार ने 26/11 पर दिए बयान पर कायम रहे और किताब कोट करते रहे। बीजेपी का छठा वार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कश्मीर को भारत प्रशासित कश्मीर लिखा। इसके अलावा बीजेपी का 7वां वार फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान एटमी बम की धमकी दी थी। विपक्ष का प्रहार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा है वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। सुनिए सुधांशु त्रिवेदी को। क्या ये 7 सीक्वेंस, मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि ये 7 दिनों के 7 वचन क्या साफ साफ नहीं दर्शा रहे हैं कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है, तो अब मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं इंडी गठबंधन के नेताओं पर पाकिस्तान की छाप है, उनके बयानों पर। और छाप ही नहीं है, उनकी एक एक आवाज में पाकिस्तान की गूंज नजर आ रही है। वो उसके सुर में सुर मिला रहे हैं। मतलब मैं अगर ये बात कहूं कि ऐसा लगता है कि सरहद के उस पार वो उधर बैठे हुए हैं पाकिस्तान के लोग और इधर बैठे इंडी गठबंधन के नेता, और दोनों एक दूसरे से ये कह रहे हैं कि मिले सुर मेरा तुम्हारा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 2024 के चुनावी जंग में विपक्ष एक के बाद एक ऐसा बयान दे रहा है जिससे वो खुद ही सेल्फ गोल करता जा रहा है। विपक्ष के एक एक नेता का बयान खुद ही चुनावी जंग में भारी पड़ता जा रहा है। विपक्ष के नेता आतंक के खिलाफ कार्रवाई और शहादत को भी स्टंटबाजी बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में शनिवार को वायुसेना के काफिले पर दहशतगर्दी हमला करते हैं और इस हमले में एक जवान शहीद हो जाते हैं हमारे, जिसके बाद आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देने का सिलसिला मिशन शुरू होता है। चुनावी मिशन में लगे राजनेता इस घटना पर भी राजनीतिक फायदे को जोड़ घटाव शुरू कर देते हैं। अब तक चुनावी सरगर्मी से दूर दिख रहे पंजाब के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता चरणजीत सिंह चन्नी अचानक सामने आते हैं और आतंक के खिलाफ अभियान पर सवाल खड़े करते हैं। न सिर्फ चरणजीत सिंह चन्नी ने आतंक के खिलाफ कार्रवाई पर सवाल उठाए, इसके अलावा फारूक अब्दुल्ला और आरजेडी के नेता तेज प्रसाद यादव ने भी इस कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए हैं। मैं राष्ट्र के आवाज के जरिए इन तीनों नेताओं को सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए ये तीनों नेता किस तरीके से आरोप लगा रहे हैं। स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। ये तैयार किए हुए सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है, इसमें सच्चाई नहीं होती। लोग मरवाने और लोगों के लाशों पे खेलना, ये बीजेपी को आता है। हमारे सिपाही रोज शहीद हो रहे हैं और वो खामोश से बयान देते हैं और हम पे आरोप लगाते हैं। उनको इससे बाज आना चाहिए। जंग के बगैर रास्ता बातचीत का है। जब ये चीन से, जो हमारे दोस्त
1000 कनालों पे बैठा हुआ है। चीन से 19 दफा ये बात कर सकते हैं और चीन हिल नहीं रहा है, बल्कि आगे आ रहा है। ये उनसे बात क्यों नहीं कर सकते? क्या ये मारना दौड़ना बंद हो जाए? शहीद हो जाते हैं। अब फिर चुनाव आता है तो मोदी जी हड़बड़ा करवाते हैं लोगों को। केवल इन लोगों ने लड़वाने का काम किया, हिंदू मुसलमान कराने का काम। शहीद जो हुए ये सब किनके वजह से हुए? ये मोदी जी के वजह से हुए, नहीं तो पहले कहाँ कोई शहीद हुआ। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि चुनावी मौसम में चुनावी फायदे के लिए तमाम इस तरह के बयान आते रहते हैं, लेकिन सवाल देश की सुरक्षा का है। देश की सुरक्षा और शहादत पर भी राजनेता चुनावी मौसम में सवाल उठाने से बाज नहीं आते हैं, और इस तरीके से विपक्ष की बयानबाजी पर बीजेपी हमलावर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। दोनों नेताओं ने क्या कुछ कहा है वो भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या समाजवादी पार्टी, इनके बयान आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले, भारत के बहादुर जवानों की शहादत को अपमानित करने वाले हैं। चुनाव के दौरान या उसके आगे पीछे भी इस प्रकार के बयान देशद्रोही तत्वों के दुस्साहस को बढ़ाता है। इससे घटिया बयान जिस पे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को माफी मांगनी चाहिए, सोनिया जी और राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए। हमारी सेना का अपमान करते हैं। अरे जब अतिक्रमण करने का प्रयास चीन ने किया डोकलाम में, तब हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। तब राहुल गांधी जी कहां थे? चीन के डिप्लोमेट्स के साथ बंद कमरे में न जाने क्या क्या तैयारी कर रहे थे, देश को बताएं क्या कर रहे थे। और जब एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक भारत के सैनिकों ने की तो उसके लिए कांग्रेस और विपक्ष के लोग कहते रहे कि फर्जी एयर स्ट्राइक है, हुआ ही नहीं। ये हमारी सेना की काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि विपक्ष का एक एक बयान लगातार बैकफायर करता जा रहा है। बीजेपी विपक्ष के बयान को ही अपना सियासी हथियार बनाकर लगातार वार पलटवार कर रही है। इसके अलावा 2024 के चुनाव में लगातार वार पलटवार के बीच सत्ता के सबसे बड़े जंग का तीसरा राउंड का आगाज शुरू हो गया है। ग्राउंड तैयार है और अब से कुछ घंटों के बाद 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। तीसरे चरण में कुल 1351 उम्मीदवार मैदान में हैं और तीसरे चरण में असम की 4 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, छत्तीसगढ़ की 7 लोकसभा सीटें शामिल हैं। इसके अलावा गोवा की 2, गुजरात की 26, कर्नाटक की 14, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11 और उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है सुबह से। पश्चिम बंगाल की 4, दादरा और नगर हवेली और दमन की दीप की 1-1 सीटों पर भी सुबह से मतदान होना है। तीसरे चरण के मतदान में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव से लेकर कई दिग्गज नेताओं की किस्मत का फैसला होना है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि इस तीसरे चरण में कौन कौन से नेता कहां से चुनावी मैदान में हैं, वो जरा स्क्रीन के जरिए आप समझिए। तीसरे चरण में सबकी निगाहें गुजरात के गांधीनगर पर होंगी, क्योंकि गांधीनगर की लोकसभा सीट से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने उनके खिलाफ सोनल पटेल को चुनावी मैदान में उतारा। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अमित शाह ने इस सीट से शानदार जीत हासिल की थी। गुजरात के साथ साथ इस चरण में मध्य प्रदेश भी बेहद खास है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से मैदान में उतारा है। इसके अलावा कांग्रेस ने प्रताप भानु शर्मा को उनके खिलाफ मैदान में उतारा है। मध्य प्रदेश के गुना से केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी मैदान में है। सिंधिया के खिलाफ कांग्रेस ने राव यादवेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। मध्य प्रदेश की राजगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस ने पूर्व के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को टिकट दिया है। दिग्विजय सिंह का मुकाबला यहां 2 बार के बीजेपी सांसद रोडमल नागर से होगा। रोडमल नागर ने 2014-2019 के लोकसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज की थी। इसके अलावा महाराष्ट्र में इस बार मुकाबला दिलचस्प है। एनसीपी का दुर्ग माने जाने वाली बारामती लोकसभा सीट पर इस बार समीकरण पूरी तरीके से बदले हुए हैं। एनसीपी में टूट के बाद इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। इस सीट से एनसीपी शरद गुट ने अपनी बेटी सुप्रिया सूले को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार ने अपनी पत्नी सुनीता पवार को मैदान में उतारा है। यानी यहां से ननंद भाभी की लड़ाई है। समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाले मैनपुरी लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में वोटिंग होनी है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपनी मौजूदा सांसद डिंपल यादव को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। डिंपल यादव ने इस सीट पर साल 2022 में मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उपचुनाव में जीत हासिल की थी। डिंपल यादव के खिलाफ बीजेपी ने जयवीर सिंह, बहुजन समाज पार्टी ने शिव प्रसाद यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। पिछले 2 चरणों में 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले वोटिंग फीसदी कम हो रही है, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियां भी चिंताएं लगातार बढ़ी हुई हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियों ने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए प्रचार को तेज कर दिया है। इस चरण में मतदान की उम्मीद ज्यादा की जा रही है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपसे अपील करना चाहता हूं कि जिन लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है वहां पर वोट जरूर करें, अपने मत का प्रयोग जरूर करें और एक मजबूत लोकतंत्र के लिए घर से जरूर निकलें। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।